Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope that you all are doing good. Students, we were studying chapter number 5, chemical reactions, and the topics in today's lecture are law of conservation of mass, the types of chemical reactions, and the energy changes in chemical reaction. तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे जो रिमेनिंग टॉपिक्स हमारे इस चैप्टर के रह गए थे, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, इस लॉ की स्टेटमेंट क्या है और ये लॉ जो है कैसे एप्लीकेबल है। देन हम देखेंगे केमिकल रिएक्शंस की कितनी टाइप्स होती हैं, और देन हम उन केमिकल रिएक्शंस को देखेंगे जिनमें हीट या तो एब्जॉर्ब हो रही होती है या रिमूव हो रही होती है, यानी जनरेट हो रही होती है। टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस या मैटर। तो मैटर के बारे में हमने चैप्टर के स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में भी बात की थी कि मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। तो यहाँ मैस की बात हो रही है तो इसका मतलब मैटर की ही बात हो रही है। तो ये लॉ किसने पेश किया था, कौन सा साइंटिस्ट था, एक फ्रेंच केमिस्ट था जिसका नाम था लेवोजियर। तो उसने कब ये लॉ पेश किया था, 1785 में। और स्टेटमेंट क्या है इस लॉ की, ये लॉ जो है वो क्या स्टेटमेंट जो है वो प्रोवाइड करता है कि मैटर जो है किसी केमिकल रिएक्शन में ना ही क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है, यानी मैटर जो है ना ही वो नया बनेगा और ना ही जो पहले से मौजूद है जो रिएक्शन में इन्वॉल्व है वो डिस्ट्रॉय होगा, बल्कि क्या होगा, मैटर की फॉर्म जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे कि स्टार्ट में हमने एग्जांपल देखी थी कि वाटर जो है अगर वो आइस फॉर्म में मौजूद है और उसको मेल्ट करवा के हमने उसकी स्टेट चेंज की है लिक्विड फॉर्म में, तो उसकी हमने पहले स्टेट की बात की थी, लेकिन यहाँ पे लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो उसकी क्वांटिटी जो है वो सेम रहेगी। उसके अलावा जितने ही लिक्विड को आप हीट अप करेंगे उतने ही उसी अमाउंट के अकॉर्डिंग जो है वो वेपर्स भी बनेंगे, यानी सिर्फ लिक्विड की स्टेट चेंज होगी, वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन क्वांटिटी जो है चेंज नहीं होगी। उसके अलावा मज़ीद एग्जांपल देखें तो अगर आपने शुगर सिरप बनाने के लिए अगर आपने 1 लीटर वाटर लिया और उसके अंदर शुगर की क्वांटिटी ऐड किया है, तो आप ये डिमांड नहीं कर सकते कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो 2 लीटर क्वांटिटी के साथ बने। अगर आपने 1 लीटर वाटर लिया है तो आपका शुगर सिरप भी जो है वो 1 लीटर ही बनेगा। तो इस तरह से केमिकल रिएक्शन जो है उसमें मैस प्रोडक्ट्स का और रिएक्टेंट्स का क्या होता है, इक्वल होता है, यानी जितने मैस में आप रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करवाते हैं, कंबाइन करवाते हैं नया सब्सटेंस बनाने के लिए, उसी मैस में आपकी प्रोडक्ट जो है वो बनती है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एक्टिविटी है आपकी बुक में मौजूद है 5.3। आप लोगों ने ऑब्जर्व करना है कि सिल्वर क्लोराइड जो है उसके वाइट प्रेसिपिटेट्स जो हैं वो कैसे बने हैं। ये एक प्रोडक्ट है जो कि किन चीज़ों के, किन रिएक्टेंट्स के कंबाइन होने से बनी है, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड एंड AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट। और सिल्वर नाइट्रेट जो है वो एक्वस सोल्यूशन में मौजूद है, NaCl क्या है वो भी एक्वस फॉर्म में मौजूद है, यानी दोनों के अंदर वाटर की क्वांटिटी ऐड है, दोनों वाटर में डिसॉल्व करके देन उनको रिएक्ट करवाया गया है। तो क्या चीज़ें बनी हैं, AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड, और देन साथ में क्या बना है, सोडियम नाइट्रेट यानी NaNO3। तो सिल्वर क्लोराइड क्या है, सॉलिड फॉर्म में मौजूद है, और सोडियम नाइट्रेट किस फॉर्म में मौजूद है, एक्वस फॉर्म में। तो आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करनी है कि वेट बैलेंस आप लोगों को उस एक्टिविटी में दिखाया गया होगा, और उस वेट बैलेंस के ऊपर वो अमाउंट यानी मैस जो है वो लिखा हुआ होगा। तो आप लोगों ने देखना है कि वेपर्स बनने के बाद और देन वेपर्स बनने से पहले जब उसकी दोनों स्टेट्स में सिल्वर नाइट्रेट और NaCl को यानी रिएक्टेंट्स को और प्रोडक्ट्स को जब लिया गया है, तो दोनों का जब बाद में वेट किया गया है, यानी जो रिएक्टेंट्स हमने रिएक्शन में ऐड करवाए थे उनका वेट किया, देन जो प्रोडक्ट बनी हमने उनका वेट किया, तो दोनों का वेट जो होगा वो बिल्कुल इक्वल होगा। तो इस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस जो है वो अप्रूव होता है कि रिएक्टेंट्स की जितनी क्वांटिटी, जितने मैस में आप रिएक्टेंट्स जो हैं वो ऐड करवाएंगे किसी केमिकल रिएक्शन में, उतनी ही अमाउंट में उसी मैस में आपकी प्रोडक्ट जो है वो आपको गेन होगी। तो दोनों का मैस जो है वो इक्वल रहेगा, रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का। तो इस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस जो है वो वेरीफाई हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शंस की टाइप्स के बारे में देखेंगे हम। इस दुनिया में बहुत से डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो हो रहे होते हैं, लेकिन हमने इस चैप्टर में सिर्फ 2 टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस अभी फ़िलहाल डिस्कस करने हैं, वो हैं एडिशन रिएक्शंस एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, सिंपल देखें,
इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा कि लेफ़्ट साइड पे क्या दिखाया गया है, एक ब्लैकिश ग्रेश कलर का बॉल दिखाया गया है और उसके साथ रेड कलर के बॉल्स दिखाए गए हैं। ये एक्चुअली बॉल्स नहीं हैं, ये क्या हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं। यानी ये दोनों आपस में क्या हुए हैं, ऐड हुए हैं, तो उन्होंने कंबाइन होकर एक नया सब्सटेंस बना दिया जिसे हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। तो इसका मतलब ये रिएक्शन कौन सा था, ये एडिशन रिएक्शन था। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ए और बी क्या हैं, ये एक एलिमेंट के क्या दिखाए हुए हैं, एटम्स दिखाए गए हैं। यहाँ पे सिंगल सब्सटेंस है, ए और बी एटम से मिलकर बना है। क्या होगा, डिकम्पोज का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो वो क्या हुआ है, अपने डिफरेंट एटम्स में ब्रेक हो गया, यानी उसकी ब्रेक डाउन हो गई है। एटम ए एंड एटम बी जो हैं वो दोनों सेपरेट हो गए हैं और दोनों ने अलग अलग सब्सटेंस बना दिया जिसे हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। तो ये था एडिशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखेंगे एडिशन रिएक्शन के बारे में। तो क्या होता है ये एडिशन रिएक्शन, जब टू और मोर सब्सटेंसेस जो हैं वो आपस में कंबाइन होकर एक कंपाउंड बना दें तो उसको हम क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन। तो एग्जांपल्स देखें, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जो है वो ऐड हुई है, तो क्या बन गया है, वाटर। तो ये कौन सा रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखें, हाइड्रोजन के साथ कौन सी चीज़ ऐड हो रही है, क्लोरीन। दोनों किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में। तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये दोनों एग्जांपल्स थी एडिशन रिएक्शंस की। नेक्स्ट स्टूडेंट मज़ीद देखेंगे एग्जांपल्स के बारे में। नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस ने आपस में कंबाइन होकर क्या बनाया है, अमोनिया गैस। तो ये भी एडिशन रिएक्शन की एग्जांपल है। नेक्स्ट देखेंगे हम मैग्नीशियम, जो कि सॉलिड फॉर्म में मौजूद है, किसके साथ उसने कंबाइन किया है, कौन सी चीज़ उसके अंदर ऐड हुई है, हाइड्रोजन गैस। और क्या प्रोडक्ट बनी है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा। नेक्स्ट देखें सोडियम, जो कि सॉलिड फॉर्म में है, कौन सी चीज़ उसके अंदर ऐड हुई है, क्लोरीन गैस। तो क्या प्रोडक्ट बनी है, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, जो कि सॉलिड फॉर्म में मौजूद है। देन लास्ट पे देखें कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि सॉलिड फॉर्म में है, कौन सी चीज़ ऐड हुई है उसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2। और क्या प्रोडक्ट बनी है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3, जो कि सॉलिड फॉर्म में मौजूद है। तो स्टूडेंट्स ये सारी एग्जांपल्स भी थी एडिशन रिएक्शंस की। नेक्स्ट बात करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। तो केमिकल रिएक्शन जिसमें कंपाउंड जो है वो स्प्लिट कर जाता है इन टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस, यानी जिनसे मिलकर वो खुद बना होता है, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और क्या होता है, हीट जो है वो रिक्वायर्ड होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए, यानी कंपाउंड्स की डिकम्पोजिशन के लिए। तो एग्जांपल्स देखें डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की। पोटाशियम क्लोरेट यानी कि KClO3, जो कि सॉलिड फॉर्म में है, वो ब्रेक करेगा किस में, कैल्शियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन में। तो कैल्शियम क्लोराइड जो है वो सॉलिड फॉर्म में मौजूद है और ऑक्सीजन जो है वो गैस है। तो पोटाशियम क्लोरेट जो है वो हीट की वजह से दो चीज़ों में, टू सब्सटेंसेस में ब्रेक हो गया, यानी डिकम्पोज हो गया है, पोटाशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट देखें कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जो कि सॉलिड फॉर्म में है, वो हीट की प्रेजेंस में डिकम्पोज हुआ है कौन से सब्सटेंस में, कैल्शियम ऑक्साइड CaO एंड कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो हीट की प्रेजेंस में डिकम्पोज हुआ है, यानी उसकी ब्रेकडाउन हुई है और कौन से टू न्यू सब्सटेंसेस बन गए हैं, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड पे देखें स्टूडेंट्स, लेड नाइट्रेट Pb रिप्रेजेंट कर रहा है लेड को और NO3 होल ट्वाइस 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नाइट्रेट को। तो ये हीट की प्रेजेंस में डिकम्पोज होगा और क्या बनाएगा, लेड ऑक्साइड PbO, और साथ ही साथ क्या बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 एंड ऑक्सीजन। तो लेड नाइट्रेट ने हीट की प्रेजेंस में डिकम्पोज होकर ये तीन न्यू सब्सटेंसेस बना दिए हैं। तो ये सारी एग्जांपल्स थी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की। तो नेक्स्ट बात करेंगे स्टूडेंट्स हम एनर्जी चेंजेस की ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो एक केमिकल रिएक्शन में क्या चेंज प्रोड्यूस हुआ है, क्या केमिकल चेंज प्रोड्यूस हुआ है, उसकी नेचर को कंफर्म करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि उस केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंसेस इन्वॉल्व थे उनकी एनर्जी में क्या चेंज आया है। तो एनर्जी जो है किसी सब्सटेंस की उसका स्ट्रक्चर मेंटेन करवाने के लिए, यानी उसको स्टेबल रखने के लिए ज़रूरी होती है। तो जैसे ही उस सब्सटेंस की एनर्जी जो है वो चेंज होती है, तो उसी वजह से उसमें केमिकल चेंज या केमिकल
रिएक्शन प्रोड्यूस होता है। तो केमिकल एनर्जी में यही जो चेंज है किसी सब्सटेंस की, वो कब होता है, जबकि वो सब्सटेंस जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा हो या रिलीज़ कर रहा हो इन द फॉर्म ऑफ लाइट और हीट। तो इसी बेस पे, इसी एनर्जी चेंज की बेस पे केमिकल रिएक्शंस को क्लासीफाई किया गया है 2 टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस में, जिसे हम कहेंगे एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंसेप्ट देखेंगे कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस का मतलब क्या होता है। तो लेफ्ट साइड पे देखें एक्सोथर्मिक, एक्सो मीन आउटसाइड, तो ये वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें सब्सटेंसेस जब रिएक्ट करते हैं तो हीट जो है उनके सिस्टम से रिलीज़ होती है। तो राइट साइड पे देखें एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, ये सब्सटेंसेस जब रिएक्ट करते हैं तो सिस्टम में एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है। तो ये था कंसेप्ट एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम देखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। तो एक्सो का मतलब क्या होता है, आउटसाइड, और थर्मिक का मतलब क्या होता है, हीट। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो हैं वो ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनके दरमियान जिनकी कंप्लीट होने से हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है, यानी जनरेट होती है, उस सिस्टम से रिलीज़ होती है। तो कॉमन एग्जांपल देखें, बर्निंग जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की कॉमन एग्जांपल है। उसके अलावा फॉसल फ्यूल यानी कि कोल, नेचुरल गैस, ये जब बर्न होते हैं तो ये भी हीट रिलीज़ करते हैं, और ये सारी किसकी एग्जांपल हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की। तो नीचे फर्दर एग्जांपल्स देखें, कार्बन है सॉलिड फॉर्म में और ऑक्सीजन गैस, तो इन दोनों ने कंबाइन होकर क्या प्रोड्यूस किया है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और साथ ही साथ क्या जनरेट हुई है, हीट। तो क्या रिएक्शन हुआ, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, CH4 यानी कि मीथेन गैस, उसके साथ किसने रिएक्ट किया है, O2 यानी ऑक्सीजन ने, और क्या क्या प्रोड्यूस हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर H2O, और साथ ही साथ हीट रिलीज़ हुई है। तो ये क्या रिएक्शन हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट देखें, Fe यानी आयरन, उसके साथ किसने रिएक्ट किया है, सल्फर ने यानी S, और क्या चीज़ बनी है, FeS यानी आयरन सल्फाइड, और साथ ही साथ क्या जनरेट हुई है, हीट यानी एनर्जी। तो कौन सी रिएक्शंस की एग्जांपल थी ये सारी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपकी बुक में एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 5.5। तो आप लोगों ने ये एक्टिविटी जो है अच्छे से रीड करनी है, और इस एक्टिविटी में देखना है कि हीट उस मिक्सचर से यानी उस बीकर से क्यों प्रोड्यूस हुई है, कौन सी चीज़ ने रिएक्ट किया है, वो एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। कौन सी चीज़ें रिएक्ट करेंगी, कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर, और हीट प्रोड्यूस होगी, और साथ ही साथ क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड एक्वस फॉर्म में। तो ये एक्टिविटी जो है आपने अच्छे से बुक से रीड कर लेनी है, देन आपको ये रिएक्शन जो है वो समझ आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शंस की। तो एंडो का मतलब क्या होता है, इनसाइड। तो ऐसे रिएक्शंस जो कि हीट को एब्जॉर्ब करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो थर्मल डिकम्पोजिशन जो है कैल्शियम कार्बोनेट की, थर्मल का मतलब हीट की फॉर्मेशन में, हीट की प्रेजेंस में कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो डिकम्पोज होगा, यानी उसकी ब्रेकडाउन होगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करवाने के लिए कमर्शियल स्केल पर, यानी इंडस्ट्रीज़ में। तो ये किसकी एग्जांपल है, एंडोथर्मिक रिएक्शन की। देखिए स्टूडेंट्स, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 क्या हुआ है, हीट प्रोवाइड की गई है उसे, यानी एंडोथर्मिक हीट जो है उसने एब्जॉर्ब की है, और किस चीज़ में कन्वर्ट हुआ है वो, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, और कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, CaO। तो ये किसकी एग्जांपल थी, एंडोथर्मिक रिएक्शन की। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपकी बुक में फिर से एक एक्टिविटी है एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में 5.6। तो आपने इस एक्टिविटी को भी अच्छे से रीड कर लेना है। इस एक्टिविटी में क्या बताया होगा कि हीट कैसे एब्जॉर्ब हुई है एक केमिकल रिएक्शंस में, और उस रिएक्शन को हमने क्या कहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो क्या कौन सा रिएक्शन है, कौन सी चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं इस एक्टिविटी में, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, और साथ ही साथ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, दोनों ने एक्वस फॉर्म में आपस में रिएक्ट किया है, और इन दोनों को हीट जो है वो प्रोवाइड की गई है। तो इसका मतलब कौन सा रिएक्शन हो गया, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि हीट क्या है, एब्जॉर्ब हुई है बाय सब्सटेंसेस जो कि रिएक्ट कर रहे हैं। और कौन सी चीज़ प्रोड्यूस होगी, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 एंड सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। तो ये एग्जाम्पल थी किसकी, एंडोथर्मिक रिएक्शन की। तो आपने इस एक्टिविटी को अच्छे से रीड करना है, और ये रिएक्शन आपको फिर अच्छे से समझ आ जाएगा।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एंडोथर्मिक रिएक्शंस की मज़ीद बात करेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड फ्रॉम नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आयोडाइड फ्रॉम हाइड्रोजन एंड आयोडीन आर एग्जाम्पल्स ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस की मज़ीद एग्जाम्पल देखनी है हमने। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हुए हैं हीट की प्रेजेंस में, तो क्या बना है? नाइट्रिक ऑक्साइड गैस NO2। तो नेक्स्ट एग्जांपल की बात करेंगे हम। हाइड्रोजन एंड आयोडीन जो है वो आपस में कंबाइन हुए हैं, दोनों गैसेस हैं, हाइड्रोजन भी गैस है और आयोडीन भी एक गैस है। उन्होंने हीट एब्जॉर्ब की है, देन किस में कन्वर्ट हो गई हैं? वो हाइड्रोजन आयोडाइड गैस में। तो ये दोनों अलग अलग एग्जाम्पल्स थी किसकी? एंडोथर्मिक रिएक्शंस की। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम इंपॉर्टेंस देखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की इन डेली लाइफ। एक्सो मीन्स आउटसाइड, यानी ये वो रिएक्शंस हैं जो कि एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। तो हमारी डेली लाइफ में ये क्या रोल प्ले कर रहे होते हैं, ये हमने देखना है। तो स्टूडेंट्स, हमारी डेली लाइफ में देखें, हमारी डिफरेंट नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो हैं वो बहुत से पर्पसेस के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। यानी हीट एनर्जी जो है वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए हमारी लाइफ में यूज़ होती है, जो कि फ्यूल जैसे कि हम उसको जलाते हैं हमारे किचन्स में, हम फूड को कुक करने के लिए या अपने रूम्स को वार्म रखने के लिए। जो हीट जो है वो रिलीज़ होती है वो हमारे फूड की कुकिंग में और रूम्स को वार्म रखने के लिए इस्तेमाल होती है। उसके अलावा जो फ्यूल बर्न होता है यानी कि पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स के इंजन्स में, वो क्या प्रोड्यूस करता है? प्रेशर प्रोड्यूस करता है, ताकि उन व्हीकल्स के अंदर जो पिस्टन्स मौजूद हैं वो मूव कर सकें। वो पिस्टन्स कहाँ मौजूद होते हैं? सिलेंडर्स में। और देन क्या होता है, जैसे ही फोर्स के साथ वो पिस्टन जो है वो मूव करता है तो उस गाड़ी के व्हील्स भी मूव करते हैं और इस तरह से वो व्हीकल जो है वो मूव करती है हीट की जनरेशन से। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की हेल्प से ये व्हीकल जो है वो मूव कर रही होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मज़ीद बात करेंगे हम हीट जो है वो कैसे काम करती है, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो कैसे हमारी डेली लाइफ में वर्किंग कर रहे होते हैं। तो फ्यूल की बर्निंग थर्मल पावर स्टेशंस में वो क्या कर रही होती है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवा रही होती है। उसके अलावा जो फूड की डाइजेशन के बाद हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है वो क्या करती है? हमारी बॉडी को वार्म रखती है और उसके अलावा अलाइव रखती है, यानी एक मीडियम जो है वो प्रोवाइड करती है ताकि हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस प्रॉपरली फुलफिल कंप्लीट हो सकें। उसके अलावा डायनामाइट की बर्निंग और गन पाउडर की बर्निंग क्या होती हैं? ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की एग्जांपल्स हैं जो कि एक्सप्लोजन्स में इस्तेमाल होते हैं, यानी धमाकों में। उसके अलावा एक्सप्लोजन्स जो हैं वो माइंस में ब्लास्टिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी डिफरेंट जो कानें होती हैं उनमें जो ब्लास्ट करवाया जाता है उनमें इन्हीं डायनामाइट की और गन पाउडर की बर्निंग ही जो है वो प्रोसेस कंप्लीट करवा रही होती है। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स थी स्टूडेंट्स एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की। तो स्टूडेंट्स, ये था आप लोगों के इस चैप्टर नंबर 5 का लास्ट टॉपिक। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 5 जो है वो अच्छे से रीड करना है, सारी एक्टिविटीज़ भी आपने स्टडी करनी है ताकि आपको केमिकल रिएक्शंस की अच्छे से समझ आ जाए। उसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और डेफिनेशंस जो हैं उन्हें भी अंडरलाइन करके अच्छे से आपने लर्न कर लेना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।